अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ निताशा शुएब और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये हमारी जो वीडियो है ये पिछली वीडियो का सेकंड हाफ है। इससे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है, और आज हम उसके फंक्शंस से रिलेटेड पढ़ेंगे कि क्या क्या फंक्शंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास परफॉर्म करवाती है। तो अगर सबसे पहले हम चीज़ देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थी कि किसी भी सेल की जो बाहर वाली बाउंड्री होती है जिसका काम होता है उस सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी, क्या क्या स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे, उनको कंट्रोल करना। तो अगर हम पहले फंक्शन की भी बात करें तो पहला फंक्शन भी क्या होगा कि ये वो बाउंड्री है जो ये कंट्रोल कर रही है कि सेल के अंदर कौन सी चीज़ें आएंगी और सेल से बाहर कौन सी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हम ये लिख सकते हैं फंक्शन में कि ये क्या कंट्रोल करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स को, कि कौन कौन सी चीज़ें सेल से बाहर जा रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें सेल के अंदर आ रही हैं, ये सब कुछ उनका कौन कंट्रोल करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है। साथ साथ मैं आज आपको नोट्स भी बताती रहूँगी कि उसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नोट्स में हो सकता है हमने पहले कुछ पॉइंट्स मेन पहले इंपॉर्टेंट लिखे हों, फिर बाद में दूसरे लिखे हों, लेकिन मैं आप लोगों को जिस हिसाब से समझाती जा रही हूँ उस हिसाब से मैं आप लोगों को गाइड करती जाऊँगी कि हमने वो क्या क्या पॉइंट लिखे हुए हैं। तो अभी जो मैंने सबसे पहला आपको फंक्शन बताया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम कर रही है, वो देख रही है कि कौन सी चीज़ें सेल के अंदर आएंगी, कौन सी चीज़ें सेल के बाहर जाएंगी। अब इसी चीज़ को हमने नोट्स में कैसे लिखा है, हमने नोट्स में यही पॉइंट जो है ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स को कंट्रोल कर रही है। कौन सी चीज़ अंदर आएगी, कौन सी चीज़ सेल के बाहर रहेगी, ये मेंटेन करना सबसे पहले काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास ये कंट्रोल कर रही है कि कौन सा मटेरियल अंदर रहेगा, कौन सा मटेरियल बाहर रहेगा, तो इससे क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये कंट्रोल करती है कि हाइड्रोजन आयंस कितने अंदर आने चाहिए, कि कितने सेल के अंदर हाइड्रोजन आयंस आएंगे, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ये कंट्रोल करती है कि कोई एसिडिक सब्सटेंस सेल के अंदर आएगा या नहीं आएगा, अगर ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल कर रही है, तो इससे होगा क्या कि एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल कर रही है कि सेल के अंदर की पीएच, एसिडिक कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, सेल का जो अंदर वाला इन्वायरमेंट है वो एसिडिक रहेगा या वो बेसिक रहेगा। ये सब चीज़ें भी कौन कंट्रोल करती है, उस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि हर जगह पे हर बॉडी के हिस्से में सेल की रिक्वायरमेंट अलग होती है। कुछ सेल्स में एसिडिक पीएच की ज़रूरत होती है, कुछ सेल्स में हमारे पास बेसिक पीएच की ज़रूरत होती है। तो हर सेल अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक देखता है कि उसके अंदर पीएच क्या रहेगी, उसके अंदर कौन कौन से आयंस आएंगे, कौन से आयंस नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम साइनेप्स से रिलेटेड पढ़ते हैं या नर्व इम्पल्स को पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं नर्व इम्पल्स के टॉपिक में क्लोरीन के आयंस की एक बहुत खास अहमियत होती है। क्लोरीन के आयंस क्या करते हैं कि जब एक न्यूरॉन हमारे पास ख़त्म होती है और अगली न्यूरॉन स्टार्ट होने वाली होती है, तो क्लोरीन यहाँ से हमारे पास सेल्स के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो क्लोरीन की कंसनट्रेशन है ये वहाँ वाले सेल दिखेंगे कि उनको क्लोरीन की ज़रूरत है या नहीं है। तो दूसरा हम फंक्शन क्या लिख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि ये सेल की पीएच को और उसके आयंस की कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर रही होती है। तो अब ये पॉइंट हमने किस तरीके से लिखा है, ये पॉइंट हमने ऐसे लिखा है कि इट हेल्प इन बैलेंसिंग पीएच, के सेल की पीएच को मैनेज कर रही है और उसके अलावा आयंस की कंसंट्रेशन को सेल के अंदर मैनेज कर रही है कि कौन सी चीज़ अंदर आएगी, कौन सी नहीं आएगी। ठीक है, अब ये दो पॉइंट्स हमारे पास हो गए। पहला था ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल, दूसरा हमारे पास आ गया पीएच और कंसंट्रेशन से रिलेटेड। अब जो थर्ड पॉइंट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से रिलेटेड। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं हमारे पास, कि जब हमारे पास एक लिपिड का मॉलिक्यूल जो होता है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जो होता है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ आके अटैच हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है। वही कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जब लिपिड के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है तो वो ग्लाइकोलिपिड्स हो जाते हैं। अब इन दोनों का क्या काम है, ये दोनों मेक श्योर करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब जहाँ पे भी ये चीज़ मौजूद होती है, ये मेक श्योर करते हैं कि ये आइडेंटिफाई करें कौन सी चीज़, फॉर एग्जांपल ये सेल है, अब यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स मौजूद है सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर, तो ये दोनों चीज़ें मेक श्योर करती हैं कि ये आइडेंटिफाई करें कि कौन से सेल्स आसपास के सेल्स बॉडी के अपने हैं और कौन से सेल बॉडी के अपने नहीं बल्कि फॉरेन सेल्स हैं। तो इन दोनों का काम होता है अपने सेल्स को आइडेंटिफाई करना, ताकि इन केस अगर कोई ऐसा सब्सटेंस या कोई ऐसा सेल आ जाए जो बॉडी का हिस्सा नहीं है,
तो उसको फिर डिटेक्ट किया जा सके, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाई जा सके। तो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का क्या काम है? इनका काम है कि ये हेल्प करते हैं सेल की रिकॉग्निशन में। ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से सेल्स बॉडी का हिस्सा हैं और कौन से सेल्स बॉडी का हिस्सा नहीं है। अब ये वो तीन फंक्शंस थे सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो अभी हमने पढ़े। पहला मटेरियल की ट्रांसपोर्ट, दूसरा पीएच और आयन की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना, तीसरा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से। अब जो चौथा फंक्शन हम इसका पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन का, वो प्रोटीन से रिलेटेड होगा कि प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में कैसे कैसे काम कर रही होती हैं। तो प्रोटीन्स के आगे आप सब फंक्शंस पढ़ेंगे, हर डिफरेंट टाइप के, कि कहीं पे प्रोटीन एंजाइम की तरह काम कर रही होंगी, कहीं पे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट चैनल्स की तरह काम कर रही होंगी, कहीं पे प्रोटीन जो होंगी वो हमारे पास कैरियर्स की तरह काम कर रही होंगी। तो अभी जो आप लोगों को समझाने का पहले ये जो 3 पॉइंट समझाए इसीलिए समझाए थे ताकि हम प्रोटीन को बाद में डिटेल में पढ़ सकें। ठीक है, तो पहले ये 3 पॉइंट्स हमने किए, अब हम प्रोटीन वाले पॉइंट को डिटेल में देखेंगे कि प्रोटीन क्या क्या काम करती है। ठीक है, अब हमें इतना तो पता है कि सेल मेम्ब्रेन में, अगर मैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का छोटा सा पार्ट बनाऊं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स है, ये नीचे वाली इसकी लिपिड बाइलेयर आ गई। अब यहाँ पे प्रोटीन का मॉलिक्यूल मौजूद है, फिर यहाँ से दोबारा ग्लाइकोलिपिड स्टार्ट हो जाएंगे। हमें पता है प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो हैं वो लार्ज होते हैं, लिपिड्स के मुकाबले में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो साइज में बहुत बड़े थे। तो अब हर प्रोटीन का मॉलिक्यूल देखने में एक जैसा नहीं होता, उसका फंक्शन एक जैसा नहीं होता। कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की शेप अलग होगी, कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की शेप अलग होगी। अब अभी मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाऊंगी, उस डायग्राम के जरिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स थे, वो कैसे काम करते हैं हमारे पास। अब ये डायग्राम है हमारे पास, इस डायग्राम में क्या बता रहे हैं कि ये हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में हमें लिपिड्स की लेयर भी दिखाई गई है, फिर उसके अलावा कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स दिखाए गए जो मैंने अभी आपको बताया कि बड़े मॉलिक्यूल्स क्या है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 2 तरह के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बताए गए। एक ये सीधा प्रोटीन का मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर में एक पैसेज सा बना हुआ है, रास्ता सा बना हुआ है, जिसमें ये रेड कलर का जो सब्सटेंस है ये बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। ये वाली जगह जो है ये सेल की आउटर सरफेस है और ये वाली सेल की इनसाइड है। अब इसी तरीके से ये यहाँ पे डायरेक्टली ये जो रेड सब्सटेंस है, जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी आयन है, ये डायरेक्टली पास हो रहा है, इसके अंदर से आता जा रहा है। उसके बरक्स अगर हम ये देखें तो यहाँ पे जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है, इसकी शेप चेंज है। शेप कैसी है इसकी शेप इस तरीके की है कि अगर रेड वाला सब्सटेंस एक तरफ से आ रहा है तो पहले ये आउटसाइड से ओपन हो रहा है, फिर ये यहाँ से क्लोज हो रहा है ऊपर वाली साइड से, और फिर जाके इनसाइड से क्लोज ओपन हो रहा है। यानी बिल्कुल इस तरीके से, जैसे अगर हम हाथ आपकी अपनी मूवमेंट रख लें कि अगर हम अपने हाथ इस तरीके से बंद कर लें तो पहले एक साइड से ओपन हुआ, इसने सब्सटेंस को अपने अंदर लिया, फिर ये क्लोज हुआ, फिर ये दूसरी साइड से ओपन होके इसने दोबारा सब्सटेंस को बाहर भेज दिया। तो बिल्कुल ये ऐसा है कि पहले बाहर वाली साइड से इसने किसी सब्सटेंस को अपने अंदर लिया, फिर इसने अपने अंदर जब उस सब्सटेंस को ले लिया, उस आयन को ले लिया, फिर इसने बाहर की तरफ छोड़ दिया। अब यही चीज़ है कि कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट पैसेज प्रोवाइड करते हैं। उन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को जो डायरेक्ट रास्ता दे रहे होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट चैनल्स या चैनल प्रोटीन, कि ये डायरेक्ट रास्ता दे रहे हैं कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को, कुछ स्पेसिफिक आयन को, कि वो सेल मेम्ब्रेन से जब चाहे पास हो सकते हैं। उसके बरक्स कैरियर प्रोटीन्स जो होती हैं उसमें क्या होता है कि वो, अब ये वाला फास्ट होता है, डायरेक्ट रास्ता आ रहा है, जितने चाहे आ सकते हैं। उसके बरक्स ये क्या है कि यहाँ पे स्पेसिफिक सब्सटेंस को दिया जा रहा है कि एक टाइम पे एक तरफ से सब्सटेंस आएगा, फिर वो क्लोज होगा, फिर वो अंदर की तरफ आएगा। ये भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के लिए है, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है, और ये वाला थोड़ा जो है ये हमारे पास फास्ट प्रोसेस है। अब ये दोनों हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स के फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इसी को अगर हम पॉइंट्स की फॉर्म में देखें तो हमने इनको पॉइंट्स की फॉर्म में कैसे लिखा है, मैं अभी आपको एक एक करके दोनों पॉइंट्स बताती हूँ। अब सबसे पहले हमने क्या बताया है कि हमारे पास जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अलग अलग तरह से मौजूद होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट चैनल्स की फॉर्म में, कुछ कैरियर्स की फॉर्म में, एंजाइम, रिसेप्टर, एंटीजन, ये तीनों भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हमने पहले 2 की बात की है। अब ट्रांसपोर्ट चैनल्स का क्या मतलब है कि कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स चैनल यानी कि रास्ता प्रोवाइड कर रहे होते हैं,
वो मूवमेंट्स अलाउ करते हैं किसी भी आयन की, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन की, तो वो हाइड्रोजन आयन डायरेक्टली पास हो सकता है मेम्ब्रेन से आसानी से। ऐसे समझ ले बिल्कुल सुरंग की तरह कि हमने उन्हें एक अंडरग्राउंड टनल दे दी है कि जब आपका दिल करे आप यहाँ से गुजर सकते हैं, ये स्पेसिफिक रास्ता सिर्फ आपके लिए है। तो ये अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया कि हाइड्रोजन आइंस, ज़रूरी नहीं है सिर्फ हाइड्रोजन आइंस हो, हाइड्रोजन आइंस के अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट चैनल प्रोटीन्स क्या करती हैं, डायरेक्ट रास्ता प्रोवाइड कर रही होती है, अंडरग्राउंड टनल प्रोवाइड कर रही होती है। उसके बरक्स जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स कैरियर्स की तरह काम करते हैं, वो क्या करते हैं, कैरियर का मतलब है लेके जाने वाला, लेने वाला, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो एक स्पेसिफिक सब्सटेंस के साथ जुड़ जाते हैं और उसको पहले मूव करवाते हैं, फिर जब पहले वाले को मूव करवा दिया फिर वो दूसरे के साथ जुड़ेंगे, दूसरे को लेके जाएंगे, फिर उसको मूव करवाएंगे, इस तरह करके वो वन बाय वन सबको आगे की तरफ मूव करवाना स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है एंजाइम्स के तौर पे, कि जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, वो कभी कभी एंजाइम्स का काम कर रहे होते हैं। एंजाइम्स क्या होती हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो किसी केमिकल रिएक्शन को करवा रही हैं, खुद यूज़ नहीं हो रही, बस उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवा रही हैं। तो प्रोटीन्स जो होती हैं वो बहुत बार ऐसा करती हैं कि वो सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर कोई ना कोई स्पेसिफिक रिएक्शन परफॉर्म करवा रही होती है, वहाँ पे ये एंजाइम की तरह एक्ट कर रही होती हैं और खुद बीच में इस्तेमाल नहीं हो रही होती। तो यही चीज़ पॉइंट की फॉर्म में हमने कैसे लिखी कि कुछ प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंजाइमेटिक फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए। अब ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास बहुत ही शॉर्ट से, इनकी इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ प्रोटीन रिसेप्टर्स के तौर पे काम कर रही होती है। रिसेप्टर्स का क्या काम होता है कि मैसेज को रिसीव करना, यानी हमारे सेल में, हमारी बॉडी में अगर फॉर एग्जांपल ब्रेन से कोई हमारे पास केमिकल रिलीज़ हो रहा है, कोई हार्मोन रिलीज़ हो रहा है और उस हार्मोन ने इस सेल के अंदर जाके कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो उस हार्मोन को डिटेक्ट करेंगे, उसको रिसीव करेंगे। जैसे ही यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, ये प्रोटीन किसी स्पेसिफिक वे में अंदर अपना सिग्नल प्रोवाइड करेगी, जिससे पता चल जाएगा सेल के अंदर के न्यूक्लियस को कि ब्रेन से मैसेज आ गया है। तो कुछ प्रोटीन्स क्या करती हैं, रिसेप्टर की तरह काम करती हैं, सिर्फ मैसेज को रिसीव करती हैं और टारगेट सेल्स में जिन सेल्स को ज़रूरत होती है वहाँ पे पहुँचा देती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास है एंटीजेंस के तौर पे, कि कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एंटीजेंस के तौर पे काम कर रही होती हैं। वो स्पेसिफिक सेल्स को रिकॉग्नाइज करती हैं कि यहाँ पे ये जिस तरीके से हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स वाला टॉपिक था ना, कि वो आइडेंटिफाई कर रहे थे कि कौन से सेल्स हमारी अपनी बॉडी के हैं, कौन से सेल्स बॉडी के नहीं हैं, इसी तरीके से कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी यही काम करते हैं कि वो आइडेंटिफाई करते हैं कि बाहर कोई एंटीबॉडी तो नहीं आई, कोई बैक्टीरिया का सेल तो नहीं आया, कोई ऐसा वायरस वगैरह तो नहीं आया, या कोई ऐसा केमिकल तो नहीं आया जो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है। तो कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स एंटीजेंस की तरह भी काम कर रहे होते हैं। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट में मेम्ब्रेन हेल्प कर रही होती है, पीएच और आयन की कंसंट्रेशन में हेल्प कर रही होती है, फिर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड सेल्फ डिफेंस के तौर पे काम कर रहे होते हैं। फिर हमने प्रोटीन्स का पढ़ा कि हमारे पास प्रोटीन्स में जो है वो अलग अलग तरह की टाइप्स हैं और हर टाइप का हमने देखा कि वो कैसे काम कर रही होती है। अब मैं एक बार एंड पे आप लोगों को नोट्स भी सारे डिटेल में दिखा देती हूँ, आप बेशक इनका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने यहाँ से नोट्स याद करने हैं, या फिर आप इनको लिख लें और यहाँ से याद कर लें। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।